उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। सपा में बड़ी टूट का दावा। ओपी राजभर बोले, राम गोपाल यादव ने अमित शाह को भेजी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दावा सामने आया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में जल्द बड़ी टूट हो सकती है। राजभर का दावा है कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपा है। ओपी राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में जांच का शिकंजा कस रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान है। राजभर ने यहां तक दावा कर दिया कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक घटनाक्रम अब पुरानी बात हो चुकी है और वर्तमान में पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। हालांकि राजभर के इन दावों पर समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नजर सपा के जवाब और प्रदेश की आगे की राजनीतिक हलचल पर टिकी हुई है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आगरा मेट्रो का बड़ा विस्तार। यमुना एक्सप्रेसवे और रोनकता तक पहुंचेगी मेट्रो। आगरा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए आगरा मेट्रो का दायरा अब 81 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 9 नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनकी डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तैयार करेगा। फिलहाल आगरा में 2 कॉरिडोर पर करीब 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसे मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नए विस्तार में मेट्रो को रोनकता, यमुना एक्सप्रेसवे, बिजपुरी, दयालबाग, खेरिया एयरपोर्ट, मलपुरा, रोहता और छलेसर जैसे प्रमुख इलाकों तक पहुंचाने की योजना है। यूपीएमआरसी के अनुसार वर्ष 2040 तक आगरा में कुल 111 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क विकसित होगा। इससे न केवल ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का बेहतर विकल्प मिलेगा। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर छिड़ी बहस। आईआईटी कानपुर के निदेशक और युवाओं में तीखी नोकझोंक। बहस छिड़ गई है। 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम को बंद करने का फैसला लिया है, ताकि पेपर लीक और उससे जुड़ी अफवाहों को रोका जा सके। इस मुद्दे पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल, एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी और छात्र सार्थक सिद्धांत आमने सामने आ गए। निसर्ग ने दावा किया कि टेलीग्राम को पूरी तरह ब्लॉक करना संभव नहीं है और लोग आसानी से इसे बाईपास कर सकते हैं। वहीं प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि चिंता केवल पेपर लीक की नहीं, बल्कि लीक की झूठी खबरों के प्रसार की भी है, जिससे छात्रों में भ्रम फैल जाता है। दूसरी ओर सार्थक सिद्धांत ने सवाल उठाया कि अगर गलत जानकारी फैलना ही वजह है, तो फिर व्हाट्सएप या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। फिलहाल ये बहस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जबकि छात्रों की नजर 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम पर टिकी हुई है। अमेठी घोटाले की जांच में सीबीआई का बड़ा एक्शन। अयोध्या समेत 4 जिलों में छापेमारी। उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए के कथित वित्तीय घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को बड़ा अभियान चलाया। अमेठी के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए कथित घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम ने अयोध्या, लखनऊ, प्रतापगढ़ और कुशीनगर में एक साथ छापेमारी की। अयोध्या में सीबीआई की टीम सुबह पहुंची और कोतवाली नगर क्षेत्र में देवकाली चौकी के पास स्थित पवन कुमार मालवीय के घर पर जांच पड़ताल की। टीम ने करीब 1 घंटे तक दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की जांच की। रामनगरी में अचानक हुई इस कार्रवाई से लोगों में हलचल मच गई। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि जांच का संबंध राम मंदिर से जुड़े मामलों से हो सकता है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि ये कार्रवाई अमेठी के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए करोड़ों रुपए की कथित घोटाले की जांच का हिस्सा है। सीबीआई की डीआईजी शिवानी तिवारी के निर्देशन में चल रही इस कार्रवाई को मामले की जांच में अहम माना जा रहा है। फिलहाल एजेंसी ने छापेमारी को लेकर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यूपी के 75 जिलों में गूंजेगी वीरों और साहित्यकारों की गाथा। 14 नाटकों का होगा भव्य मंचन। उत्तर प्रदेश में रंगमंच के जरिए क्रांतिवीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और महान साहित्यकारों की गाथाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारतेंदु नाट्य अकादमी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 14 विशेष नाटकों के मंचन की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारत के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और साहित्यिक धरोहर से परिचित कराना है। कार्यक्रम के तहत 1857 की क्रांति, वीर सावरकर, महाराजा सुहेलदेव, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी, महाराजा बिजली पासी जैसे ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे साहित्यकारों पर आधारित नाटक मंचित किए जाएंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी ने देश भर की संस्थाओं से 30 जून तक पृष्ठियां मांगी हैं।
यूपी में फिर बढ़ी गर्मी की मार, प्रयागराज वाराणसी सबसे गर्म, 55 जिलों में आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ा है और प्रयागराज, वाराणसी तथा बांदा देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। प्रयागराज में 44 डिग्री, वाराणसी में 43 डिग्री और बांदा में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 55 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं कुशीनगर, महाराजगंज और कुछ तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 5 दिनों में लखनऊ समेत 40 से अधिक जिलों के तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक परेशान कर सकती है। ऐसे में लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 23 से 30 जून तक कई ट्रेनों का बदलेगा रूट। रेल यात्रियों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में गौरा जंगीर रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के चलते 23 जून से 30 जून तक कई प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया जाएगा। रेलवे इस दौरान नॉन इंटरलॉकिंग का काम करेगा, जिसके बाद करीब 27 किलोमीटर लंबा ये सेक्शन डबल लाइन में बदल दिया जाएगा। निर्माण कार्य के कारण वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी, पंजाब मेल, अर्चना एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस और कई स्पेशल ट्रेनें अपने सामान्य मार्ग की बजाय सुल्तानपुर होकर चलाई जाएंगी। इसके अलावा 26 से 30 जून तक कुछ ट्रेनों का बादशाहपुर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। उनकी जगह सुवसा स्टेशन पर 2 मिनट का विशेष ठहराव दिया जाएगा। इनमें काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और लखनऊ बनारस इंटरसिटी जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील किया कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का रूट और समय जरूर जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। सीएम आवास योजना का बड़ा असर, 84% लाभार्थियों ने कहा पक्के घर ने बदल दी जिंदगी। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 84% लाभार्थियों ने माना कि पक्का मकान मिलने से उनके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है और अब उन्हें सर्दी, गर्मी तथा बारिश जैसी प्राकृतिक चुनौतियों से बेहतर सुरक्षा मिल रही है। सर्वे के मुताबिक 77% परिवारों ने अपने रहन सहन और जीवन स्तर में सुधार महसूस किया, जबकि 71% लोगों ने कहा कि पक्का घर मिलने से समाज में उनका सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं 68% लाभार्थियों को अब सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं के खतरे से भी राहत मिली है। वर्ष 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 5,87,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं और वंचित वर्गों के परिवार शामिल है। सरकार का कहना है कि योजना अब सिर्फ मकान देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार बन चुकी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर फिर छिड़ी बहस, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सीएम योगी से मांगा हस्तक्षेप। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे गिनाए हैं और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उपभोक्ताओं की इच्छा के विरुद्ध प्रीपेड मीटर लगाए गए तो इसके खिलाफ जन आंदोलन हो सकता है। फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर अंतिम फैसला आने का इंतजार है। भ्रष्ट अधिकारियों को सीएम योगी की सख्त चेतावनी, बोले एक दिन में 150 से ज्यादा कर्मचारियों को कर दूंगा निलंबित। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। यदि विभागीय स्तर पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद एक ही दिन में 150 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन, सीएम हेल्पलाइन और IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में गाजीपुर के एक गुमटी संचालक के 1,20,000 रुपए के बिजली बिल और उसके बाद हुई आत्महत्या के मामले का भी जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी तक के निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को संरक्षण नहीं मिलेगा और कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हो।
यूपी में बढ़ी गर्मी की छुट्टी, 24 जून तक अवकाश, 25 से फिर खुलेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ा दिया है। अब प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त विद्यालय 24 जून तक बंद रहेंगे, जबकि 25 जून से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। सरकारी आदेश के अनुसार शिक्षकों और स्टाफ को 22 से 24 जून के बीच स्कूलों में उपस्थित रहकर नए सत्र की तैयारियां पूरी करनी होगी। इस दौरान लेसन प्लान, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, पुस्तक वितरण, साफ सफाई और अन्य शैक्षणिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लगातार बढ़ती गर्मी और पहले के अनुभव को देखते हुए लिया है, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और पूरे प्रदेश में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया जा सके। इसके साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूलों में योग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी सरकार पर घोटाले के गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर आरोप लगाया कि प्रदेश में हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण योजना के पीछे बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि इस पूरे मामले की बहुसदस्यीय न्यायिक जांच कराई जाए और इसमें शामिल ट्रस्ट समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। उन्होंने ये भी कहा कि इन परियोजनाओं से जुड़े लोगों की संपत्ति की जांच आम जनता और स्वतंत्र निगरानी में होनी चाहिए। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में बजट से लेकर विकास योजनाओं तक में लूट हो रही है और अब राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मामलों में भी अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। फिलहाल भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुहर्रम को लेकर सीएम योगी की सख्त गाइडलाइन, शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। इसलिए किसी भी तरह के हथियार प्रदर्शन और कानफोड़ू डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू करने की अनुमति ना दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार ने ताजियों की ऊंचाई भी 10 से 12 फीट तक सीमित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी तरह की दुर्घटना या अव्यवस्था ना हो। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पहले से संवाद स्थापित कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सुरक्षा और पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी में छात्राओं को मिलेगी पेट्रोल स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई योजना में बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को अब इलेक्ट्रिक की जगह पेट्रोल स्कूटी देने की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं की सुविधा और आवागमन की समस्या को देखते हुए इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं इस योजना की पात्र होंगी। इसके साथ ही परिवार की वार्षिक आय सीमा 10 से 12 लाख रुपए तक रखने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार योजना को जल्द लागू करने की प्रक्रिया जारी है और पहले चरण में मेरिट के आधार पर चयनित छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज आने जाने में होने वाली दिक्कतों को दूर करना और उनकी शिक्षा को आसान बनाना है। यूपी में गैर टीटी शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा की तैयारी, सभी जिलों से मांगी गई सूची। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के गैर टीटी शिक्षकों के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीटी योग्यता की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ऐसे शिक्षकों के लिए विशेष टीटी परीक्षा कराने की योजना बना रही है। शासन ने सभी जिलों से 1 सप्ताह के भीतर उन शिक्षकों की सूची मांगी है जिन्होंने अभी तक टीईटी या सीटीईटी परीक्षा पास नहीं की है। अनुमान है कि प्रदेश में करीब 1,86,000 शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा के अनुसार ये कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि टीटी परीक्षा नियमित रूप से वर्ष में 2 बार आयोजित की जानी चाहिए, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके। सरकार की इस पहल के बाद अब विशेष टीटी परीक्षा की रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। 2027 चुनाव की तैयारी में आजाद समाज पार्टी, 410 दावेदारों के इंटरव्यू के बाद प्रत्याशी तय करने की कवायद। आजाद समाज पार्टी यानी काशीराम ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ समेत 9 मंडलों में 410 विधानसभा दावेदारों के लिए इंटरव्यू लिए हैं, जिसके बाद जल्द ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। पार्टी के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, अयोध्या और देवी पाटन मंडल के उम्मीदवारों से उनके क्षेत्रीय समीकरणों और रणनीति पर
विस्तार से चर्चा की जाएगी। बाकी क्षेत्रों में भी इस तरह की चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने नदवा पहुंचकर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर समर्थन मांगा, लेकिन वहां से राजनीतिक समर्थन देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि संस्था ने सभी के साथ संवाद और सद्भाव बनाए रखने की बात कही है। पार्टी का लक्ष्य वंचित, दलित और पिछड़े वर्गों को जोड़कर मजबूत चुनावी रणनीति तैयार करना है। आईआईटी कानपुर कैंसर सेंटर को मिलेगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का सहयोग। आईआईटी कानपुर के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज के तहत विकसित हो रहे कैंसर सेंटर को अब मुंबई के प्रतिष्ठित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का सहयोग मिलेगा। दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते के तहत कैंसर उपचार, शोध, प्रशिक्षण और अस्पताल प्रबंधन में विशेषज्ञ सहायता दी जाएगी। आईआईटी परिसर में बन रहे 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 50 बेड की समर्पित कैंसर यूनिट भी होगी, जिससे उत्तर प्रदेश और आसपास के मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सकेगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आधुनिक तकनीक, उपचार प्रणाली और मेडिकल ट्रेनिंग में मदद करेगा, जिससे ये सेंटर राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट संस्थान बन जाएगा। यहाँ केवल इलाज ही नहीं बल्कि कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों पर रिसर्च भी की जाएगी, ताकि नई तकनीक विकसित हो और इलाज को अधिक प्रभावी और किफायती बनाया जा सके। अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी सहित कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। कानपुर मेट्रो का बड़ा विस्तार, बर्रा 8-9 बस्ता रूट को मंजूरी, 6 नए कॉरिडोर तय। कानपुर मेट्रो के विस्तार को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। बर्रा 8 से 9 बस्ता तक नया मेट्रो रूट बनाया जाएगा। साथ ही शहर में कुल 150 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के लिए 6 नए कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं। इनमें उन्नाव, चकेरी, पनकी और ट्रांस गंगा सिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। यूपीएमआरसी और केडीए ने मिलकर भविष्य की योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर में 7 प्रमुख कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए, जिनकी कुल लंबाई लगभग 63 किलोमीटर होगी। इसमें एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों प्रकार के ट्रैक शामिल होंगे। प्रस्तावित रूटों में नौबस्ता, बर्रा 8 लूप लाइन, उन्नाव, गुमटी नंबर 5, नमक फैक्ट्री, नौबस्ता, चकेरी, पनकी एक्सटेंशन और ट्रांस गंगा क्षेत्र भी शामिल है। इस विस्तार से कानपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम, तेज और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी और भविष्य में मेट्रो कनेक्टिविटी बड़े स्तर पर बढ़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हर तीसरा थ्रो उपकरण मेरठ का, ग्लोबल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बड़ी पहचान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एथलेटिक्स थ्रो इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले हर तीसरे उपकरण पर मेरठ की कंपनियों का नाम होगा। ये खेल आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। कुल 42 विक्रय थ्रो उपकरणों में से 14 उपकरण मेरठ की कंपनियों भल्ला इंटरनेशनल, नेल्को और आनंद ट्रैक इंप्लीमेंट्स के हैं, जिससे उनकी हिस्सेदारी 33% तक पहुंच गई है। ये पिछले गेम्स के मुकाबले बढ़ोतरी दर्शाता है। मेरठ की कंपनियों के भाला, डिस्क, शॉटपुट और हैमर थ्रो उपकरणों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर चुना गया है। इनकी गुणवत्ता के कारण ये जापान, स्वीडन और पोलैंड जैसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ सूची में शामिल हैं। आगरा में 400 साल पुरानी मजार स्थानांतरित, एमजी रोड पर ट्रैफिक बाधा खत्म। आगरा में एमजी रोड पर स्थित करीब 400 साल पुराने हजरत रुस्तम शहीद शाह बाबा की मजार को आपसी सहमति से स्थानांतरित कर दिया गया है। ये कदम सड़क चौड़ीकरण और मेट्रो निर्माण के कारण लगातार बन रही यातायात समस्या और दुर्घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। मजार पहले सड़क के बीच में आ गई थी, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा था। 6 महीने की बातचीत और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद इसे पास ही स्थित दरगाह परिसर में शिफ्ट करने पर सहमति बनी। मंगलवार सुबह पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मजार को सुरक्षित तरीके से हटाकर दोपहर तक नई जगह स्थापित कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये पूरा कार्य शांति और आपसी सहमति से संपन्न हुआ, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सड़क पर सुरक्षा भी बढ़ेगी। प्रयागराज से 19 जून से शुरू होगी तीर्थ दर्शन बस सेवा, अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट की आसान यात्रा। प्रयागराज में पर्यटन विभाग 19 जून से तीर्थ दर्शन नाम की लग्जरी बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को आसानी से प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचाना है। ये सेवा सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध होगी। हर शुक्रवार बस विंध्याचल, शनिवार को चित्रकूट और रविवार को अयोध्या जाएगी। बस सिविल लाइन्स स्थित होटल एलरात से चलेगी और उसी दिन यात्रा पूरी कर वापस लौट जाएगी। 15 सीटर लग्जरी बस सेवा में यात्रियों के लिए किफायती किराया भी तय किया गया। विंध्याचल के लिए 600 रुपए और विंध्याचल अयोध्या यात्रा के लिए 1000 रुपए प्रति व्यक्ति। बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकेगी। ये पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। यूपी बोर्ड ने 842 में से 760 परीक्षार्थियों के अंक पत्र किए ठीक, त्रुटियों का हुआ बड़ा निस्तारण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणामों में हुई गलतियों को सुधारते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड को कुल 842 परीक्षार्थियों से अंक पत्र में त्रुटियों की शिकायतें मिली थी, जिनमें से 760 मामलों का सफल निस्तारण कर दिया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से परीक्षा देने के बावजूद अंक न चढ़ना, प्रैक्टिकल परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित दिखाना और गलत विषय में अंक दर्ज होना जैसी समस्याएं शामिल
शामिल थी। शेष 82 मामलों पर भी बोर्ड जल्द कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए परीक्षार्थियों को साक्ष्यों के साथ प्रत्यावेदन देने का अवसर दिया गया था और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में जांच की गई। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बाकी मामलों का निस्तारण भी जल्द पूरा किया जाएगा ताकि किसी भी छात्र का परिणाम प्रभावित न रहे। यूपी एपीओ रिजल्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, यूपीएससी से आयु छूट और आरक्षण नियमों पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर गंभीर रुख अपनाया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या याचियों को भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट या लाभ दिया गया था या नहीं। याचियों के वकील ने स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई आयु छूट का लाभ नहीं मिला है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया गया, जिससे उन्हें नुकसान हुआ और चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने आयोग के आरक्षण संबंधी मेमोरेंडम को यूपी आरक्षण अधिनियम 1994 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बताया है और प्रीलिम्स रिजल्ट को रद्द कर दोबारा परिणाम जारी करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा 28 से 30 जून के बीच प्रस्तावित है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी, 30 जून तक देख सकेंगे अभ्यर्थी। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र, अभ्यर्थियों के रिस्पॉन्स शीट और उनके प्राप्तांक भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये परीक्षा का परिणाम 29 मई को घोषित किया गया था और अब उम्मीदवार अपने स्कोर और उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके फाइनल आंसर की, प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स शीट 30 जून शाम 6 बजे तक देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि योग्य और अयोग्य दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार अपने अंक भी ऑनलाइन देख सकते हैं और भविष्य के लिए उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं। मुरादाबाद बीजेपी में अंदरूनी बगावत, महापौर के खिलाफ 16 पार्षदों ने खोला मोर्चा। मुरादाबाद में भाजपा के अंदर बड़ा विवाद सामने आया, जहां महापौर विनोद अग्रवाल के कथित अभद्र व्यवहार और अमर्यादित भाषा के खिलाफ पार्टी के ही 16 पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। इन पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महानगर अध्यक्ष को शिकायत पत्र सौंपते हुए महापौर पर पार्षदों के साथ अपमानजनक व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नगर निगम की बैठकों और कैंप कार्यालयों में महिला पार्षदों के सामने भी अनुचित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो असहज महसूस करती हैं। 12 और 14 जून की बैठकों में हुई घटनाओं का भी जिक्र करते हुए पार्षदों ने कहा है कि महापौर ने एक पार्षद के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। पार्टी के अंदर बढ़ते इस विवाद ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी और पार्षदों ने मामले की निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की। नोएडा में डूब क्षेत्र के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई, 20 जून तक हटाने का अल्टीमेटम। नोएडा अथॉरिटी ने यमुना और हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र में बने सभी अवैध फार्म हाउस, पक्के मकान और रिसोर्ट्स को हटाने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। सीईओ कृष्णा करुणेश ने आदेश दिया है कि 20 जून तक सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए जाएं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये क्षेत्र नोएडा अथॉरिटी का अधिसूचित डूब क्षेत्र है, जहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई सेक्टरों के आसपास वर्षों से फार्म हाउस, पक्के मकान, स्विमिंग पूल और अन्य ढांचे बने हुए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि इन अवैध निर्माणों के कारण बाढ़ के समय राहत और बचाव कार्य में बड़ी परेशानी आती है और पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। अब 20 जून तक पहचान कर सभी अवैध ढांचों को गिराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। नोएडा एयरपोर्ट पर घरेलू कार्गो सेवा शुरू, ई कॉमर्स और कृषि उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घरेलू कार्गो सेवा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। बुधवार सुबह चेन्नई से ई कॉमर्स सामान लेकर पहली कार्गो फ्लाइट नोएडा पहुंची, जबकि वापसी में नोएडा से सामान मुंबई और हैदराबाद भेजा गया। इस मौके पर विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया और इसे एयरपोर्ट के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शुरुआती चरण में घरेलू कार्गो संचालन शुरू हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पठानकोट के किसानों की ताजा भी नोएडा एयरपोर्ट पहुंची, जिसे मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भेजा जाएगा। इससे किसानों और स्थानीय उद्योगों को सीधे बाजार से जुड़ने का लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट पर 87 एकड़ में विकसित मल्टी मॉडल कार्गो हब तैयार किया गया है, जो पूरी क्षमता पर सालाना 2 लाख मीट्रिक टन माल संभाल सकेगा। इस सेवा से एनसीआर के उद्योगों, खासकर ई कॉमर्स, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों के निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्गो दबाव भी कम होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मिलेगा जाम से राहत, 4 मूर्ति अंडरपास दीपावली तक होगा शुरू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां निर्माणाधीन 4 मूर्ति अंडरपास को दीपावली तक जनता के लिए खोलने की तैयारी है। मंगलवार को विधायक तेजपाल नागर ने साइट का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परियोजना को तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न हो। करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये अंडरपास क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में अहम भूमिका
भूमिका निभाएगा। इससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों निवासियों को रोजाना लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। विधायक ने कहा है कि परियोजना क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है और सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं समय पर मिले। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि कार्य तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। नोएडा में ट्रैफिक नियमों की सख्ती, 5 महीनों में 12 लाख चालान, रोज 3600 लोग कार्रवाई की जद में। नोएडा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी से मई 2026 के बीच गौतम बुद्ध नगर में कुल 11,84,000 से अधिक चालान काटे गए हैं, यानी औसतन हर दिन करीब 3600 लोगों पर कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी समस्या बिना हेलमेट वाहन चलाने की सामने आई है, जिसमें अकेले 5,49,000 से ज्यादा चालान किए गए। इसके अलावा वो स्पीडिंग, नो पार्किंग, गलत दिशा में ड्राइविंग और रेड लाइट जंप जैसे मामलों में बड़ी संख्या में उल्लंघन दर्ज हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार जिले में सड़क हादसों में मौतों का ग्राफ भी चिंताजनक है। पिछले वर्षों से 400 से अधिक मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि 2026 के शुरुआती 5 महीनों में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि आदतन नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार अपील के बावजूद लापरवाही जारी है। नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने में यात्रियों को गूगल मैप से दिक्कत, दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे बना सही रास्ता। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में यात्रियों को गूगल मैप की गलत दिशा के कारण परेशानी हो रही है। मैप यात्रियों को यात्री टर्मिनल की बजाय कार्गो टर्मिनल या पुराने जेवर बुलंदशहर मार्ग की ओर भेज रहा है, जिससे लोग भटक जा रहे हैं। असल में दिल्ली एनसीआर और आगरा मथुरा की तरफ से एयरपोर्ट पहुंचने का सही रास्ता दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के दयातनपुर इंटरचेंज से जुड़ता है। वहीं से मात्र कुछ 100 मीटर में यात्री सीधे टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिलहाल गूगल मैप इस रूट को सही तरीके से अपडेट नहीं कर रहा, जिससे यात्रियों को कार्गो एंट्री पर रोक दिया जाता है और वापस भेजा जाता है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने गूगल से संपर्क कर मैप अपडेट करने की मांग की, ताकि यात्रियों को सही मार्ग मिल सके।